क्लास, जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय नागरिक शास्त्र का लेसन 2 पढ़ रहे हैं। कौन सा लेसन हम कर रहे हैं? नागरिक शास्त्र का लेसन 2, भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। क्या हम पढ़ रहे हैं? भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मेन सरकार के अंग। सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं आज हम प्रमुख इसके बारे में देख लेते हैं कि सरकार के अंग क्या होते हैं, है ना, कैसे सरकार चलती है। तो प्रमुख कौन से अंग होते हैं? प्रमुख 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं? प्रमुख 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो सरकार का अब अपन ये देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका होती है वह क्या कार्य करती है, और कार्यपालिका है वो क्या करती है, और न्यायपालिका है उसका क्या काम होता है। तो जैसा कि आपको न्याय से मतलब स्पष्ट हो गया, न्यायपालिका मतलब कि जो न्याय देने का कार्य हो ना, और व्यवस्थापिका क्या करती है और कार्यपालिका क्या करती है, आज हम ये देखते हैं ना। तो व्यवस्थापिका अर्थात सरकार का वह अंग जो कि कानून बनाता है, जो कानून बनाता है वो क्या कहलाता है? व्यवस्थापिका कहलाता है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या लिखना है? सरकार का वह अंग। अब सरकार के अंदर कौन कौन से अंग हो गए? 3 अंग। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत क्या अपन लिखेंगे? सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है वो क्या कहलाता है? व्यवस्थापिका कहलाता है। अब इसके बाद जो कानूनों को जो लागू करता है, जो कानून को लागू करता है और उसका जो पालन करता है वो क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। जो लागू करता है और उसका पालन, जो सिर्फ कानून बनाया तो वो क्या कहलाए? व्यवस्थापिका। लेकिन जिसने उस कानून का क्या किया? लागू किया और उसका पालन किया है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है कार्यपालिका। ठीक है, अब जो वह अंग जो कि कानून की अवहेलना करता है, वह अंग जो कानून की अवहेलना करता है और उसको दंड देने का कार्य जो करता है, मतलब जो लोग कानून की अवहेलना करते हैं तो उनको क्या मिलता है? जो हमारे ऊपर जो भी कानून जो हमारे देश में लागू होते हैं उसका जो पालन होता है वो सभी को लागू मतलब करना पड़ता है कि नहीं। जैसे कि झंडे का सम्मान करना है ना, सभी को रास्ते में कहीं भी गड्ढा न खोदना, तो जो कानून है उसका हमको पालन करना है। लेकिन यदि उसने कानून का पालन नहीं किया तो उसको दंड देने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। सबसे पहले हमको अच्छे से ये समझना जरूरी है कि व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है, कार्यपालिका का क्या कार्य होता है और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है, और ये तीनों मिलकर सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका का क्या काम हो गया? जो कि हमारे जो कानून जो बनाए गए हैं उनका जो पालन नहीं करता है तो उसको दंड देने का जो काम है वो कौन करता है? न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो ये तीनों अंग मिलकर क्या कहलाते हैं? जैसा कि हमने लिखा है सरकार। क्या कहलाते हैं? सरकार कहलाते हैं। तो जो आज हम पढ़ लेते हैं केवल किसके बारे में? व्यवस्थापिका के बारे में। ठीक है, तो व्यवस्थापिका जो होती है क्या करता है? व्यवस्थापिका वह अंग जो कानून को लागू करता है। ठीक है, तो व्यवस्थापिका क्या करती? कानून को लागू करती है। तो व्यवस्थापिका कैसी होती है? एक सदनी अर्थात 2 सदनी। कैसी? एक सदनी अथवा 2 सदनी दोनों होती है ना। कैसे? 2 तरह की होती है। कैसी होती है ये? एक सदनी तथा 2 सदनी दोनों तरह की होती है व्यवस्थापिका। अर्थात जैसा कि हमने पढ़ा है ना अभी तक, कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये 2 सदनी विधायक मतलब होती है व्यवस्थापिका। तो इसको कहते हैं 2 तरह की होती है। ये यहाँ 2 सदन होते हैं, अर्थात एक प्रथम सदन और दूसरा क्या होता है? तो जो प्रथम होता है वो दूसरा द्वितीय सदन होते हैं। 2 प्रकार के सदन हो गए। अब जो प्रथम सदन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन। प्रथम सदन अर्थात निम्न सदन। और जो द्वितीय सदन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन। तो प्रथम सदन जैसे कि हमने पढ़ा था, पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। प्रथम सदन मतलब लोकसभा। लोकसभा किसमें आ गया? निम्न सदन में। द्वितीय सदन राज्यसभा। तो राज्यसभा किसमें आ गया? उच्च सदन में। ठीक है, इतना आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? इसको बार बार पढ़िए किताब से खोल के और लिखते जाइए। और इसके बाद आज हम सिर्फ पढ़ लेंगे व्यवस्थापिका के क्या कार्य होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि व्यवस्थापिका क्या होती है? जो कि कानून को लागू करती है। कानून को जो लागू करता है वो क्या कहलाता है? व्यवस्थापिका कहलाता है। तो आज हम सिर्फ केवल व्यवस्थापिका के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यवस्थापिका के कौन कौन से कार्य होते हैं?
तो व्यवस्थापिका का जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर भी कानून को लागू करते हैं, तो सबसे पहले इसका काम कौन सा हो गया, कानून का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा काम क्या हो गया, संविधान में संशोधन करना। आप जानते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, विस्तृत है, बड़ा है, लिखित है, कठोर है, लचीला है। तो हमारे संविधान में यदि संशोधन करता है तो कौन कर सकता है, केवल कौन कर सकता है, व्यवस्थापिका ही कर सकती है। ठीक है, अब तीसरा है प्रशासनिक कार्य, प्रशासन के अंदर जो कार्य किए जाते हैं वो प्रशासनिक कार्य। इसके बाद राज्य व शासन की नीति। अब राज्य मतलब अनेक अनेक प्रांत होते हैं ना, संघ जो अनेक जो प्रांत मतलब कि अनेक जो राज्य होते हैं, उनमें जो नीति मतलब नियम जो बनते हैं उसका निर्धारण कौन करता है, व्यवस्थापिका करती है। अब इसका चौथा वित्त संबंधी कार्य, वित्त अर्थात पैसे, उससे संबंधित कार्य भी जो कौन है, वित्त का कौन करेगा, आय व्यय का सब निर्धारण कौन करता है, ये काम व्यवस्थापिका करती है। कौन करता है, ये व्यवस्थापिका करती है। इसके और कौन से कार्य, न्यायिक कार्य, न्याय मतलब न्याय से संबंधित जो भी कार्य होता है वो कौन करेगा, व्यवस्थापिका करेगी। और समिति व आयोग का जो गठन, समिति व आयोग का जो गठन होता है वो भी वो कौन करता है, व्यवस्थापिका करती है। और विदेश नीति जो हमारी जो सरकार की जो विदेश नीति है उस पर भी नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, इस पर नियंत्रण रखने का काम व्यवस्थापिका करती है। इस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करेगा, व्यवस्थापिका करती है इसलिए। इसके बाद नौवां कार्य निर्वाचन संबंधी कार्य, निर्वाचन जिसको होना उसका संबंधी कार्य क्या होता है, कौन करेगा, व्यवस्थापिका करती है। तो आज हम व्यवस्थापिका के बारे में जो है वो डिटेल से अच्छे से पढ़ लेते हैं कि व्यवस्थापिका के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट कार्य कौन सा है, कानून का निर्माण करना। तो जैसा कि अभी हमने आपको बता ही दिया है कि देश में जो शासन संचालित होता है, देश में जब शासन जो संचालित होते हैं तो उसमें कानून का निर्माण कौन करता है, व्यवस्थापिका करती है ना। अब दूसरा कार्य क्या है, संविधान का संशोधन, अर्थात संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना होता है, जैसे कि हमने आपको ही बताया अभी कि हमारा संविधान कठोर है, लचीला है ना, और लिखित है। तो यदि कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें हमको संविधान में कुछ नियम जो होते हैं उसको परिवर्तित करना पड़ता है समय के हिसाब से, तो वो संशोधन जो को है वो कौन कर सकता है, केवल व्यवस्थापिका ही कर सकती है। अब हम तीसरे कार्य में आ गए हैं। इसका प्रमुख जो तीसरा कार्य होता है वह होता है प्रशासनिक कार्य। ठीक है, तीसरा कार्य कौन सा है, प्रशासनिक, अर्थात व्यवस्थापिका जो होती है, ये प्रशासनिक जो कार्य है ये जो है व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का। अब व्यवस्थापिका जो होती है वो कार्यपालिका पे क्या करती है, नियंत्रण करती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम जो है वो करती है। अर्थात संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, ये उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात इस तरह जो है व्यवस्थापिका जो है वो प्रशासनिक नियंत्रण का काम करती है। तो समझ में आ गया, प्रशासनिक नियंत्रण का काम कौन करता है, व्यवस्थापिका करती है। अर्थात ये व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर क्या करती है, ये नियंत्रण रखने का काम करती है। तो ये जो कार्यपालिका वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जैसा कि हम तीसरा पढ़ लिए कि प्रशासनिक कार्य कौन करता है, व्यवस्थापिका करती है। इसके बाद राज्य व शासन की जो विदेश नीति है और हमारी जो नीति है वो शासन की जो नीति मतलब नियम होते हैं उनका जो निर्धारण करने का काम भी कौन करता है, व्यवस्थापिका करती है। और कार्यपालिका द्वारा जो निर्धारित नीति को व्यवस्थापिका ही क्या करती है, इसके द्वारा जो नीति निर्धारित होती है उसको कौन संचालित करता है, व्यवस्थापिका ही उसको स्वीकृति प्रदान करती है। कार्यपालिका द्वारा जो नीति बनाई जाती है उसको कौन संचालित, किसको यदि स्वीकृत किया जाता है, व्यवस्थापिका, इसको व्यवस्थापिका ही स्वीकृत करती है। अब इसके बाद हमने देखेंगे कौन से कार्य आया हमारा, वित्त संबंधी जो कार्य होता है। तो वित्त संबंधी कार्य में सरकार द्वारा निर्धारित जो वित्त मतलब पैसा, तो उसमें जो टैक्स होता है, जो उसका टैक्स का निर्धारण जो होता है वो कौन करता है, व्यवस्थापिका करती है। अर्थात सरकार द्वारा जो कर को लगाने और कर को कम करने का कार्य जो होता है, समाप्त कर देना या किसी भी टैक्स को कम कर देना, तो ये वित्त संबंधी जो कार्य होते हैं ये इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, मतलब व्यवस्थापिका द्वारा लिया जाता है। उसके बाद चौथा जैसे हम देखा कि न्यायिक कार्य जो होते हैं, न्याय से संबंधित जो कार्य होते हैं, तो कई देशों में व्यवस्थापिका जो न्याय से संबंधित जो है वो कार्य भी करती है। तो अर्थात राष्ट्रपति जो है ना उनको भी व्यवस्थापिका ही महाभियोग करके उनको पद से हटा सकती है। तो कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति को पद से, कौन, व्यवस्थापिका ही पद से उनको हटा सकती है ना।
तो कई देशों में व्यवस्थापिका न्याय संबंधी काम भी करती है और राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका ही महाभियोग द्वारा उनको पद से हटा सकती है। अमेरिका में भी जो राष्ट्रपति जो थे उन पर लगाए गए महाभियोग का जो निर्णय है वो किसने लिया था? वहाँ की व्यवस्थापिका ने ही लिया था। अब हो जाता है जैसे कि समिति व आयोग का गठन। कौन सा कार्य हो गया हमारा? समिति व आयोग का जो गठन होता है, तो जिन विषयों पर बारीकी से विचार करने अर्थात विचार करने की विभिन्न समिति गठित होती है, आयोग का जो गठन होता है उसका निर्माण कार्य भी व्यवस्थापिका करती है। और विदेशी नीति पर नियंत्रण, अर्थात जो विदेश नीति है हमारे अनेक देशों में व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना संधियां अर्थात जो समझौते होते हैं वो लागू नहीं किए जा सकते। जो अन्य देशों से हम समझौते करते हैं ना, उसको बिना हम व्यवस्थापिका के लागू नहीं कर सकते। अर्थात जो विदेशी नीति उसका निर्धारण भी व्यवस्थापिका ही करती है, अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब इसके बाद जो है निर्वाचन संबंधी कार्य, तो निर्वाचन में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है? संसद तथा विधान जो सभा होती है कि निर्वाचित जो सदस्य हैं वो उनके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? संसद तथा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो अनेक देशों में व्यवस्थापिका ही जो निर्वाचन संबंधी जो काम होते हैं वो व्यवस्थापिका ही करती है। तो ये निर्वाचन जैसा कि हमने देख लिया, तो निर्वाचन संबंधी कार्य जैसे कि राष्ट्रपति का भी जो निर्वाचन कैसे होता है? संसद और विधायकों के द्वारा होता है। तो उनका जो निर्वाचन संबंधी जो काम है वो कार्य भी कौन देखता है? व्यवस्थापिका। विदेशी जो निर्णय होते हैं, कौन सी नीति का निर्धारण करना है, कर नीति में छूट देना है, बढ़ावा देना, जो भी ऐसे संबंधी कार्य होते हैं ये व्यवस्थापिका द्वारा ही स्वीकृत किए जाते हैं ना। समिति आयोग का गठन भी न्यायिक कार्य भी होते हैं, न्याय संबंधी जो कार्य है, वित्त संबंधी कार्य, कर को कम करना है या बढ़ाना है या फिर समाप्त कर देना, इसका निर्णय भी व्यवस्थापिका करती है। राज्य और शासन की जो नियम कानून रखते हैं उसका निर्धारण भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक कार्य कार्यपालिका करती है तो इसकी स्वीकृति के बगैर नहीं कर सकती, उसको स्वीकृति कहाँ से प्रदान किया जाता है? व्यवस्थापिका द्वारा प्रदान किया जाता है। व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अब संविधान का जब कभी संशोधन करना पड़ता है तो उसका संशोधन भी कौन करता है? व्यवस्थापिका करती है। कानून का निर्माण भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो भी निर्णय जो लिए जाते हैं व्यवस्थापिका द्वारा लिए जाते हैं। तो हमने जो महत्वपूर्ण कार्य पढ़े वो कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला कानून का निर्माण करना, दूसरा संविधान का संशोधन करना, तीसरा प्रशासनिक कार्य करना, चौथा राज्य व शासन की नीति का निर्धारण करना, पांचवा वित्त संबंधी कार्य करना, छठवां न्यायिक कार्य करना, सातवां समिति व आयोग का गठन और आठवां विदेश नीति का नियंत्रण और नौवां निर्वाचन जो संबंधी कार्य होते हैं। तो हमने बताया कि जो वो होता है व्यवस्थापिका जो होती है वो कैसी होती है? एक सदनी और दो सदनी होती है, अर्थात उच्च व क्या निम्न सदन है ना। निम्न सदन जो लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन कहते हैं इसको, ठीक है। द्वितीय प्रथम सदन या द्वितीय सदन, प्रथम सदन को निम्न सदन, द्वितीय को उच्च सदन कहते हैं। और क्या है? सरकार का वह अंग जो कि कानून बनाता है वो क्या कहलाता है? व्यवस्थापिका कहलाता है। और जो कानून का पालन करता है और उसको लागू करता है वो क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। और वह अंग जो अवहेलना करता है तो करने वाले को जो दंड होगा वो कौन देने का काम करता है? न्यायपालिका करती है। इस प्रकार ये तीनों अंग मिलकर क्या बन गए? सरकार के अंग। ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनती है? सरकार। तो ये तीनों क्या कहलाते हैं? सरकार कहलाते हैं। तो आपको जैसे परिभाषा आई सरकार किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है व्यवस्थापिका, और जो कानून को लागू करता है और उसका पालन करता है कार्यपालिका, और वह अंग जो अवहेलना करने पर दंड देता है वो न्यायपालिका कहलाता है। और ये तीनों अंग मिलकर सरकार कहलाते हैं। तो आज हमने किसके कार्य पढ़ लिए बच्चों? व्यवस्थापिका के कार्य, ठीक है। अगले इसका अगला जो है हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। और हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं जो भी ये मतलब 10th का वीडियो देख रहे हैं वो अपने आसपास रहने वाले जो उनके दोस्त हैं वो जैसे वीडियो नहीं देख रहे तो उनको आप बोलिए कि तो वीडियो आता है, आप कभी इसको देख सकते हैं। कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है। कॉपी आपको उसी तरह से बनाना है जिस तरह से आपने 9th बनाई थी, एक मोटी कॉपी उसके अलग अलग खंड किए थे, उसी तरह से करना है। और कितने लेसन हो गए ये हमने आपको बता ही दिया है। ये नागरिक शास्त्र का दूसरा लेसन चल रहा है। क्योंकि सोशल साइंस बहुत लेंथी होता है ना, तो इसमें यदि हम नहीं लिखेंगे तो हमारा बहुत सारा कोर्स जो है वो छूट जाएगा, बहुत सारा आप लोग को इकट्ठा लिखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग समय पे अपना कार्य करते जाइए, लिखते जाइए, और उसकी फ़ोटो जो खींचकर हमको आप पर्सनली भी भेज सकते हैं और इसमें भी ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं। तो सभी को लिखना ज़रूरी है। और आपको पता है कि बोर्ड में भी जो नंबर है सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के जो नंबर है वो स्कूल के द्वारा जाते हैं। तो आपको पता है यदि आपने शुरू से अच्छा वर्क नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, तो आपको नंबर कम मिल सकते हैं। जिसका वर्क शुरू से अच्छा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, कंप्लीट रहेगा, समय पे कंप्लीट रहेगा, तो उसको हम बिल्कुल पूरे मार्क्स देंगे, है ना। तो सभी बच्चों को वीडियो देखना अनिवार्य है। आप लोग आसपास के जो आपके दोस्त रहते हैं वीडियो नहीं देखते, आप उनको ही बोलिए कि आप वीडियो देखिए, और सभी को अपना कार्य जो है समय पे करना जरूरी है। जैसा कि सफ़क, इरफान, असलान, आप लोग जो है वो अपना काम नहीं कर रहे, जैसा कि हमें मालूम है। आप लोग कोई जो है लिख नहीं रहे हैं, ना फोटो उसकी भेज रहे हैं, है ना। सभी लड़कियों से भी हमारा कहना है, पलक, हर्षिता, खुशी, है ना, सभी लोग अपना जो है काम करें समय पर, और जो है फोटो उसकी हमको भेजें ताकि हमको पता लगे कि आपने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया। तो आपको समझ में आ रहा है अच्छे से या नहीं? यदि नहीं भी आता है तो आप हमको एक बार बता सकते हैं कि मैम ये चैप्टर आप दोबारा पढ़ा दीजिए, तो हमको उसको दोबारा भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, हम उसको दोबारा एक बार रिपीट कर देंगे, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो, ठीक है ना। और उसको लिख लीजिए। ये आपकी किताब में भी है, चाहे तो आप किताब से देख के भी लिख सकते हैं या इससे भी लिख सकते हैं। आज के लिए बच्चों